बैक टू आवर चैनल सुपर स्टडीज़ #SR। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के टॉप 25 क्वेश्चन। तो हमने सीरीज शुरू की है जिसमें हम रोज़ आपको 25 क्वेश्चंस पढ़ाएंगे जीके के, सो डैट आपका एक ओवरऑल रिवीजन होता रहे फुल ऑन जीके का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, विच फिजिकल क्वांटिटी allows you a satellite to stay in its orbit without the need for continuous propulsion। कि ऐसी कौन सी आपकी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिससे जो हमारा सैटेलाइट होता है वो अपने ही ऑर्बिट में घूमता रहता है, इधर उधर नहीं जाता। तो इसका आंसर है ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी एक प्रिसाइज हॉरिजॉन्टल स्पीड होती है जो नीडेड होती है टू अचीव अ बैलेंस। एज द सैटेलाइट फॉल्स टुवार्ड्स द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी, द कर्वेचर ऑफ इट्स पाथ मैचेस द अर्थ्स कर्वेचर। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, ये एक हॉरिजॉन्टल स्पीड होती है हमारे जो भी सैटेलाइट होती है, यानी कि ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लग रहा होता है इस डायरेक्शन में, और ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है आपकी इस डायरेक्शन में। तो ये वाला ग्रेविटेशनल फोर्स और ये वाली ऑर्बिटल वेलोसिटी एक दूसरे को कैंसिल आउट करके एक बैलेंस बना लेते हैं, जिससे जो आपका सैटेलाइट होता है वो अपनी ही जगह पे गोल 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 घूमता रहता है, ना 1 इंच आगे घूमता है ना 1 इंच पीछे घूमता है। ठीक है, तो द प्रिसाइज हॉरिजॉन्टल स्पीड, तो हम एक ऐसी स्पीड हम उस सैटेलाइट की देते हैं, ऐसी इतनी हम उसकी वेलोसिटी रखते हैं जो हमारे ग्रेविटी के साथ बैलेंस कर जाए। ठीक है, नीडेड टू अचीव द बैलेंस, एक प्रिसाइज हॉरिजॉन्टल स्पीड चाहिए होती है किसको, बैलेंस को अचीव करने के लिए। तो जैसे ही सैटेलाइट जो होता है अर्थ की तरफ जाता है, ग्रेविटी की वजह से जो कर्वेचर होता है वो अपना पाथ मैच कर लेता है अर्थ के कर्वेचर के साथ। तो ग्रेविटी का क्या रोल होता है, ग्रेविटी जो होती है हमें प्रोवाइड करती है एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, जिससे कि आपका पाथ जो होता है वो कर्व्ड हो जाता है, वरना तो सैटेलाइट ऐसे उड़ जाएगा हॉरिजॉन्टल स्पीड से, लेकिन इधर से उसको ग्रेविटी भी खींच रही है तो उसका पाथ आपका सर्कुलर रहता है। बट इट इज़ नॉट द मेंटेनेंस क्वांटिटी इटसेल्फ। मेंटेनेंस क्वांटिटी नहीं है कि ग्रेविटी की वजह से आपका जो सैटेलाइट है वो घूमता ही रहेगा ना, ये नहीं कि भाई सोलर एनर्जी की तरह इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ गोल वाली कर्व्ड रोटेशन में ही मदद करती है। एटमॉस्फेरिक ड्रैग क्या होता है, इन लो अर्थ ऑर्बिट प्रोपल्शन इट इज ओनली नीडेड टू काउंटर ड्रैग। देखिए क्या लिखा है, द प्राइमरी फिजिकल क्वांटिटी that allows a satellite to stay in its orbit without the need for continuous propulsion is its orbital velocity। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, एक प्रिसाइज यानी कि एक नापी हुई हॉरिजॉन्टल स्पीड होती है जो सैटेलाइट को हम अचीव कराते हैं, क्योंकि सैटेलाइट तो हमारे हाथ में है ना, जिससे वो मतलब इट मूव सो फास्ट दैट इट फॉल्स टुवार्ड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। और इससे क्या होता है, जो कर्वेचर का पाथ होता है वो अर्थ के कर्वेचर को मैच कर जाता है। ठीक है, तो वही बात होगी कि हम इसको इतनी स्पीड से घुमाते हैं जितना जो उसके ग्रेविटेशनल पुल को मैच कर जाती है, और फिर ये कर्वेचर में इसी में घूमती रहती है, बैलेंस हो जाता है ना फोर्स। ग्रेविटेशनल पुल आपका प्रोवाइड करता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, जिससे सैटेलाइट जो होती है वो कर्व्ड पाथ में घूमती है। सिंस सैटेलाइट जो होती है वो एकदम करेक्ट ऑर्बिटल वेलोसिटी में घूम रही होती है, तो एंड इज आउटसाइड द सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक ड्रैग, यानी कि वो तो बाहर पहुंच गई ना अर्थ के, उस पर एटमॉस्फेयर का कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा, कोई ड्रैग नहीं एटमॉस्फेयर का, तो इसलिए इट कंटिन्यूसली फॉल अराउंड द अर्थ इन अ स्टेबल इलिप्टिकल और सर्कुलर ऑर्बिट विदाउट एक्सपेंडिंग फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, a seaside town decide to construct a protective sea barriers and raise the height of buildings to cope with the increasing sea levels. This type of action is an example of which climate change strategy। तो
तो एक सी के यानी समुद्र के साथ में जो एक टाउन लगता था, उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक प्रोटेक्टिव सी बैरियर्स बनाएंगे, जिससे जो मतलब जैसे सी की जो वेव्स है वो हमारी बिल्डिंग्स को नुकसान ना पहुंचा पाए। तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका क्लाइमेट अडेप्शन मेजर, यानी कि जिस तरह से क्लाइमेट है हम उसी तरह से अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है क्लाइमेट अडेप्शन मेजर्स? क्लाइमेट अडेप्शन मेजर्स एक ऐसे एक्शन होते हैं जो कि टेकन लिए जाते हैं टू हेल्प कम्युनिटी और सिस्टम्स टू कोप अप विद द एक्सपेक्टेड इफेक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो इसका गोल क्या होता है? इसका गोल होता है टू रिड्यूस द वल्नरेबिलिटी, यानी कि जैसे कि हमने बैरियर बना दिए तो अब हमने एकदम रूट कोज को एड्रेस कर लिया कि अब जो वेव्स आएंगी वो हमारी बिल्डिंग ही इतनी ऊंची है कि वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगी। डिस्टिंक्शन differs from mitigation which aims to reduce the cause of climate change। तो देखिए डिस्टिंक्शन का क्या मतलब होता है? डिफर्स फ्रॉम मिटिगेशन, यानी मिटिगेशन में क्या होता है, हम क्लाइमेट में ही ऐसे चेंजेस कर देते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे क्लाइमेट ही चेंज हो जाए। हमें वो नहीं करना, हमें क्लाइमेट को नहीं बदलना है, हमें ऐसे मेजर्स लेने हैं जिससे क्लाइमेट के चेंज का हम पर इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, ये देखिए हमें दिया हुआ है क्लाइमेट एडेप्शन मेजर्स आर द एक्शंस, वो ऐसे एक्शन होते हैं जो कि लिए जाते हैं कम्युनिटीज़ और सिस्टम्स की हेल्प, कम्युनिटीज़ और सिस्टम्स की हेल्प करने के लिए, जिससे कि वो कोप अप कर सके इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज के साथ। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, हमने एक एक्शन लिया जिसमें हमने प्रोटेक्टिव सी बैरियर्स बना दिए, जिससे क्या हुआ, बिल्डिंग्स की हाइट बढ़ गई। तो इससे क्या हुआ कि जो सी लेवल राइज हुआ तो उससे हमारे टाउन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस यही था इसमें, इसको छिड़ा कर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे अब। शेड्यूल 7th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग? जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल नंबर 7 है वो इनमें से किस चीज़ के साथ डील करता है? तो वो डील करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, यानी कि जो यूनियन है और जो हमारे स्टेट्स हैं उनके बीच में जो हमारी लेजिस्लेटिव पावर है उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको बताता है। वो आपको बताता है शेड्यूल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए आपको एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। तो पर्पस क्या है शेड्यूल 7 का? पर्पस ये है कि शेड्यूल 7 डिवाइड करेगा आपको सब्जेक्ट्स को 3 लिस्ट में टू मैनेज द लेजिस्लेटिव ज्यूरिसडिक्शन। तो 3 कौन सी लिस्ट होती है? एक होती है यूनियन लिस्ट, फिर होती है आपकी स्टेट लिस्ट और फिर होती है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट होती है जिसमें पार्लियामेंट के पास एकदम एक्सक्लूसिव पावर्स होती है, जैसे कि डिफेंस, रेलवेज। स्टेट में आपकी स्टेट वाली पावर जैसे कि स्टेट की पुलिस, स्टेट का एग्रीकल्चर, ऐसे। और कॉन्करेंट लिस्ट में वो होते हैं जो आपके लॉज बना सके। तो देखिए हमने पढ़ा कि जो शेड्यूल 7 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या करता है, लेजिस्लेटिव पावर्स को 3 लिस्ट में बनाता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट जिन पे एक्सक्लूसिव पावर होती है जैसे कि डिफेंस, रेलवेज की, यानी पूरी यूनियन के लिए। फिर स्टेट वाली जिसपे स्टेट वाली पावर जैसे कि पुलिस की, अपने एग्रीकल्चर वाली। और कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है वो दोनों का मतलब दोनों उस पर लॉ बना सकते हैं, यानी यूनियन वाले भी और स्टेट वाले भी। इसमें जैसे एजुकेशन हो गया या फॉरेस्ट हो गया, उस पर आपके स्टेट का भी हक होता है और पूरी यूनियन का भी हक होता है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, शेड्यूल 7 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हमारा कंसर्न है विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स। किनके बीच में? एक तो यूनियन गवर्नमेंट जो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। ये कैसे होता है? हम जो है 3 कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बनाते हैं। एक हो गई यूनियन लिस्ट जिसमें हमारे पार्लियामेंट
यानी कि यूनियन के पास जो पावर्स होती है लॉज बनाने की, यानी डिफेंस, रेलवे, बैंकिंग, इन सब के लॉज हमारा यूनियन बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट होती है हमारी स्टेट लिस्ट। ये वो सब्जेक्ट होते हैं जिसकी पावर स्टेट के पास होती है लॉ बनाने की, जैसे कि पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, इसके लिए लॉज हमारी स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है। और कॉन्करेंट लिस्ट में वो होते हैं, ठीक है, तो जो जिस पे दोनों बना सकते हैं लॉ, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड एंड यूनियन। इसको बंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ लाइट इंडस्ट्रीज। जो हमारी लाइट इंडस्ट्रीज होती है उनका नेचर कौन सबसे अच्छा हमें दिखाता है। तो प्रोड्यूस द कंज्यूमर गुड्स यूजिंग लेस रॉ मटेरियल एंड एनर्जी। तो जो लाइट इंडस्ट्रीज होती हैं वो जो गुड्स बनाती है कंज्यूमर, वो बहुत ही कम रॉ मटेरियल और एनर्जी का इस्तेमाल करके बनाती हैं। तो देखो जैसे लाइट इंडस्ट्री हो गई आपकी, और ये हो गई हैवी इंडस्ट्री। ठीक है। तो देखिए कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं रेडी फॉर यूज़ होते हैं, जैसे कि कपड़े हो गए या इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो गया, तो ये कंज्यूमर गुड्स उनको कहते हैं जो एकदम रेडी टू यूज़ है। तो जिसमें हम इनपुट बहुत ज़्यादा लेस रॉ मटेरियल यूटिलाइज कर रहे हैं और बहुत ही लेस एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू हैवी इंडस्ट्री, तो हम उसको कहते हैं लाइट इंडस्ट्रीज़। ये फैक्ट्रीज जो होती है ज़्यादातर स्मॉल और जो मार्केट के पास वाले इलाके होते हैं वहीं पर लगाई जाती हैं, क्योंकि कम रॉ मटेरियल और एनर्जी चाहिए ना, इसलिए हम छोटी सी जगह में भी इसको लगा सकते हैं इस फैक्ट्री को। ठीक है। तो देखते हैं अब लाइट इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं। तो लाइट इंडस्ट्रीज़ को हम कैसे करेक्टराइज कर सकते हैं। तो लाइट इंडस्ट्रीज़ का आउटपुट क्या होता है। जो लाइट इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो मैन्युफैक्चर करती है कंज्यूमर गुड्स को। कंज्यूमर गुड्स हमने पढ़ा ऐसे गुड्स जो एकदम रेडी टू यूज़ होते हैं, जैसे कि क्लोथ्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल हो गया, फूड प्रोडक्ट्स हो गए, रेडी टू यूज़। और इनमें इनपुट क्या डलता है, ये बिल्कुल लेस रॉ मटेरियल यूज़ करेंगी, वेट के हिसाब से भी, वॉल्यूम, क्वांटिटी, सबके हिसाब से बहुत ही कम रॉ मटेरियल और बहुत ही कम एनर्जी इनको चाहिए होती है, कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू दी हैवी इंडस्ट्रीज़। और ये इनकी लोकेशन कहाँ पर होगी, तो ये फैक्ट्रीज जनरली छोटी होती हैं, लाइट होती हैं और मार्केट और अर्बन एरियाज़ के पास ही आपको मिल जाएंगी, क्योंकि इन्हें हैवी ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब की किसी की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। एज पर द ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2025 रिलीज्ड बाय ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स, which two cities have maintained their leading position at the top of the ranking। तो ग्लोबल सिटी इंडेक्स जो रिलीज़ हुआ था ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के थ्रू 2025 के अंदर, तो कौन सी दो सिटीज़ हैं जो एकदम लीडिंग पोजीशन पे, टॉप पोजीशन पे है रैंकिंग में। तो पहले नंबर पे है आपकी न्यूयॉर्क और दूसरे नंबर पे है आपका लंदन। तो न्यूयॉर्क ने अपनी टॉप पोजीशन को मेंटेन किया है ड्यू टू दी अनपैरेलल्ड स्ट्रेंथ। उसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है इकोनॉमिक कैटेगरी में। लार्जेस्ट मेट्रो इकोनॉमी है न्यूयॉर्क के पास। दूसरे नंबर पे आया है लंदन, वो एक रनर अप पे आया है, सेकंड नंबर पे आ गया ना, तो रनर अप बन गया, जिसके पास एक बहुत ही अच्छी ह्यूमन कैपिटल है, क्योंकि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ और टैलेंट आपको मिलेगा लंदन के अंदर। ठीक है। तो उसके पास ह्यूमन कैपिटल बहुत अच्छी है, यानी कि इंसान वाला रिसोर्स बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपको एजर्शन रीजन के फॉर्म में दिया हुआ है। एजर्शन आपको दिए हुए है, द उड़ान स्कीम एनहेंसेस रीजनल एयर कनेक्टिविटी। तो जो उड़ान स्कीम बनाई गई थी वो इन्हेंस करती है रीजनल एयर कनेक्टिविटी को। तो ये सही बात है, ये उड़ान स्कीम हमने बनाई थी जिससे हम सारे रीजन के साथ एयर के थ्रू कनेक्ट कर सकें। रीजन में क्या लिखा है, रीजन में लिखा है इट ऑफर्स फाइनेंशियल सपोर्ट बोलना है ना, या तो टू एयरलाइंस थ्रू वायबिलिटी गैप फंडिंग। तो ये दोनों ही एकदम सही हैं, एजर्शन भी और रीज़न भी। और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन का। ऐसा क्यों है, देखिए उड़ान का फुल फॉर्म क्या है, उड़े देश का आम नागरिक, ये है उड़ान की फुल फॉर्म।
ये आपका बनाया गया था जिससे हम रीजनल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव कर पाएँ, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे आराम से हम जा पाएँ। रीजनल पूरे वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड के हिसाब से बात हो रही है। तो इसमें आपकी फंडिंग इश्यूज काफ़ी अच्छे होते हैं और प्रॉफिटेबल रूट्स आपको पता चलते हैं एयरलाइंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एलिजिबल एज, एलिजिबल एज रेंज फॉर द फार्मर्स टू रजिस्टर अंडर प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना। तो 18 से 40 साल तक का जो बंदा है वो एलिजिबल है एज रेंज फॉर फार्मर टू रजिस्टर अंडर दी प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना। तो ये जो है एक वॉलंटरी पेंशन स्कीम है जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए बनाई गई थी जिनका 2 हेक्टेयर तक का लैंड है। इसमें आपको मंथली कंट्रीब्यूशन 55 रुपये से 200 रुपये तक की आपको डिपेंड करती है और आपको एक महीने के 3000 रुपये दिए जाएंगे 60 साल तक। ठीक है। तो देखिए ये इसकी एलिजिबल रेंज जो हमने बताई जिसमें फार्मर रजिस्टर कर सकते हैं वो 18 साल से लेकर 40 साल तक की है। ये एक वॉलंटरी पेंशन स्कीम थी जो कि छोटे और जिनके कम छोटे छोटे फार्म्स है यानी 2 हेक्टेयर तक का ही लैंड है उनके लिए बनाई गई थी। ठीक है। तो 55 और 200 रुपये उन्हें मंथली देना होगा और उन्हें 3000 रुपये दिए जाएंगे मंथली पेंशन के तौर पे। ठीक है, बस इतना ही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, what is the maximum total duration for which an individual can be kept in police custody? तो वो होते हैं आपके 15 दिन। तो टोटल ड्यूरेशन जो होती है वो आपकी 15 दिन की होती है। तो जो मैक्सिमम टोटल ड्यूरेशन है जिसके लिए एक बंदे को हम पुलिस कस्टडी में रख सकते हैं अंडर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वो है 15 डेज की। जो टोटल हमने बताया टोटल पीरियड ऑफ पुलिस कस्टडी ये 15 डेज होती है। ठीक है। लेकिन आप इस पीरियड को मतलब बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। इट कैन बी ऑथराइज्ड बाय द मैजिस्ट्रेट। जो टाइम है हम उसको 40 डेज से और 60 डेज तक कर सकते हैं। फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट ऑफ लेस देन 10 ईयर्स 15 डे पुलिस कस्टडी कैन बी स्प्रेड ओवर फर्स्ट 40 डेज ऑफ डिटेंशन। तो किसी ने एक ऐसा ऑफेंस किया है जो कि पनिशेबल है और जिसमें 10 साल से कम की जेल है तो उसमें हम 15 दिन की पुलिस कस्टडी को 40 डेज की डिटेंशन में स्प्रेड कर सकते हैं। और किसी ने ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी इम्प्रिजमेंट 10 साल से ज़्यादा की है तो उसको हम फर्स्ट 60 डेज की डिटेंशन देते हैं। जो ओवरऑल मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड होता है वो जुडिशियल कस्टडी प्लस पुलिस कस्टडी को मिलाकर बनता है। ठीक है। इसलिए बिफोर द एक्यूज्ड इज एंटाइटल्ड टू डिफॉल्ट बेल 60 और 90 डेज डिपेंड अपॉन द ऑफेंस सिवियरिटी। तो इसका टोटल मतलब ये है कि 15 दिन की पुलिस कस्टडी में रहता है और अगर जब तक उसको बेल नहीं मिलती तो 60 से 90 दिन तक हम उसे रख सकते हैं। जितना उसका गहरा ऑफेंस है उस हिसाब से 60, 90 या 40 दिन डिसाइड होंगे। ठीक है। बस यही लिखा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। If the earth radius decreases by 1% but its mass remains same, how would this change affect the gravitational acceleration at its surface? तो अगर जो है अर्थ का रेडियस 1% डिक्रीज हो जाता है तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर मास सेम है तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो 2% से बढ़ जाएगी। ठीक है। तो जो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है यानी कि जो जी होता है वो डिपेंड करता है कि अर्थ का सेंटर से कितना डिस्टेंस है, यानी कि रेडियस पे वो डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस टू द सेंटर।
क्योंकि अंदर की तरफ लगता है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ की सेंटर की टुवार्ड्स हमें खींचता है, तो इसलिए डिस्टेंस पे वो डिपेंड करता है। और हाँ, मैथ्स के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमारा जी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर स्क्वायर के। तो जब रेडियस आपका डिक्रीज हुआ है 1% से, तो जी जो होगा वो आपका इंक्रीज होगा। अब स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ पर 2% इंक्रीज होगा, 1% डिक्रीज पे 2% इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब आर्टिकल 270। तो आर्टिकल 270 क्या कहता है? आर्टिकल 270 कहता है कि इट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस इंक्लूडिंग जीएसटी। तो आर्टिकल 270 में हमें टैक्सेस के बारे में बताया गया है कि किस चीज़ पर कितना टैक्स लगेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स के बारे में बताता है। और अमेंडेड बाय 101 101वीं अमेंडमेंट, तो इसको 101 अमेंडमेंट में अमेंड किया गया था। जीएसटी कंपनसेशन सेस इज ऑल्सो डिलीवर्ड अंडर 270, तो ये लाइन बिल्कुल गलत है। जीएसटी कंपनसेशन सेस जो है वो 270 के अंदर नहीं आया था। इट इज लीव्ड स्पेशली टू कंपनसेट स्टेट्स फॉर रेवेन्यू लॉस। सेंट्रल टैक्सेस, स्टेट टैक्स आर्टिकल 270 में, जीएसटी कंपनसेशन ये आपको कंपनसेशन फंड में आपको ये मिलेगा। तो जो आर्टिकल 270 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें बताता है कि किस तरह से जो टैक्स है वो यूनियन और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उनकी कितनी कितनी शेयर है। जो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, तो उसमें हमने जीएसटी टैक्स को ऐड कर दिया था यूनियन टैक्सेस के अंडर। ठीक है, और जो जीएसटी कंपनसेशन सेस है वो आर्टिकल 270 में नहीं आया था। ये तो एक ऐसे ही सिंपल एक जो हमारा फंडामेंटल कंपनसेशन था वो इसमें ही आया था, इस आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इन अ सेल। तो लाइसोसोम का प्राइमरी फंक्शन होता है डाइजेशन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स वो होते हैं आपके लाइसोसोम। इनका फंक्शन होता है वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। ऑटोफैगी इनका प्रोसेस होता है, ब्रेक करते हैं इंजेस्टेड मटेरियल को। तो जो लाइसोसोम होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनके अंदर पावरफुल हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करता है, वो कैपेबल होता है ब्रेकिंग डाउन द वेरियस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो इसी को हम कहते हैं, जो सेल का वेस्ट होता है उसी को हम डिस्पोजल सिस्टम कहते हैं। तो इसमें कैसे होता है, पहले वो ब्रेक डाउन करता है इंजेस्टेड मटीरियल को, ठीक है, और बाकी जो भी डैमेज पार्ट्स होते हैं सेल के उनको। फिर उसके बाद वो वेस्ट रिमूवल करता है, यानी कि जो अनयूजेबल चीज़ें होती है वो उनको बाहर फेंक देता है सेल से। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होता है फॉर मेंटेनिंग सेलुलर हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग द एक्यूमेशन ऑफ द टॉक्सिक वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the main goal of using generative design in aerospace system engineering? तो एरोस्पेस सिस्टम इंजीनियरिंग में क्या मेन गोल है इस डिज़ाइन का? टू जनरेट ऑप्टिमाइज्ड एंड लाइट वेट डिज़ाइन मीटिंग परफॉर्मेंस एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स। तो क्या था, एक हमारा एरोस्पेस सिस्टम है उसमें हमने एक जनरेटिव डिज़ाइन डाला है इंजीनियरिंग की मदद से। क्यों डाला है? जिससे हम लाइट वेट डिज़ाइन बना सकें जो कि अच्छी परफॉर्मेंस और सेफ्टी रिक्वायरमेंट को पूरा करे। तो क्या था, सॉफ्टवेयर होता है जो एक्सप्लोर करता है 1000 ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ एंड मटेरियल। गोल था जिससे हमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिले विद मिनिमम लेट और फ्यूल एफिशिएंसी। इसका एक डीप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे।
जनरेटिव डिज़ाइन एक एडवांस्ड कंप्यूटेशनल अप्रोच होती है जहाँ पर इंजीनियर स्पेसिफिक गोल्स को डिफाइन करते हैं, जैसे कि डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, मटेरियल टाइप, जिसमें सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली एक्सप्लोर करेगा थाउजेंड्स ऑफ पोटेंशियल डिज़ाइन सॉल्यूशन। तो एरोस्पेस में इसकी क्या एप्लीकेशन है, इन्होंने इसलिए बनाया जिससे मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिले विद मिनिमम वेट, जिससे हमारी फ्यूल की एफिशिएंसी अच्छी होगी और परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी। ये टेक्निक से हम हाईली ऑप्टिमाइज्ड ऑर्गेनिक लुकिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जिससे हमें सेफ्टी, परफॉर्मेंस और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, और ये एकदम ट्रेडिशनल डिज़ाइन मेथड के उसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन happens when death rate drops sharply while birth rate stays high. Social reproductive behavior adapt immediately to healthcare advancement. देखिए, assertion तो ठीक है कि आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैसे होगा जब डेथ रेट तो एकदम बहुत कम हो जाए लेकिन बर्थ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, यानी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और कम तो हो ही नहीं रही। रीज़न है सोशल या रिप्रोडक्टिव बिहेवियर अडेप्ट इमीडिएटली टू हेल्थ केयर एडवांसमेंट। ऐसा नहीं होता। तो एजर्शन आपका ठीक है। एक्सप्लोजन क्यों होता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है, डेथ रेट बहुत ज़्यादा कम हो गए और बर्थ रेट बहुत हाई हो गए। रीज़न क्यों फॉल्स है? बिहेवियर जो होता है वो एकदम अडेप्ट नहीं कर लेते, ठीक है, बहुत ही मतलब टाइम लगता है। Birth rate decline is a delayed process dependent on education and economic shifts. Next question. Which of the following best defines the population density? तो population density क्या होती है? Total number of people living in per unit area of land. Fundamental geographic measurement होता है crowd का, total population upon में total land. Crucial for urban planning and resource allocation. Next question. Which type of landslide is characterized by the backward rotational movement of the displaced material? तो backward rotational movement होता है displaced material का, तो वो होता है rotational slump। तो इसमें क्या होता है? स्लाइडिंग मास जो होता है कॉन्केव शेप में होता है। देखो ये ऐसे कॉन्केव शेप बनी हुई ना, जैसे स्पून लाइक सरफेस, इससे जब वो आता है तो इससे क्या होता है? हेड ऑफ द स्लाइड ड्रॉप्स एंड टिल्ट्स बैकवर्ड टुवर्ड्स द स्लोप। जब वो यहाँ पे आएगा तो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इसमें आपको बताऊँ डिटेल में, तो रोटेशनल स्लम्प एक स्लाइडिंग मास होता है जो मूव करता है अलोंग द कॉनकेव कर्व्ड सरफेस, जो कि स्पून की तरह होता है। इस रोटेशनल मूवमेंट से जो हेड होता है आपके स्लाइड का वो ड्रॉप हो जाता है, थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है बैकवर्ड में। ठीक है, तो इसलिए ये हो गया बैकवर्ड रोटेशन बोला ना, इसलिए। बाकी जो दूसरा हमें दिया हुआ है जैसे कि रॉक फॉल, ये तो एक फ्री फॉलिंग होती है, मूवमेंट मास की होती है, जिसमें एक बहुत ही स्टीप क्लिफ होती है, एकदम ऐसे स्टीप, और उससे अचानक से ऐसे कोई रॉक गिरती है, एकदम स्टीप से ऐसे रॉक गिरती है, तो उसको हम रॉक की फॉल। जैसे फिर डेब्रिस फ्लो क्या होता है? एक फास्ट मूविंग थोड़ा थोड़ा फ्लूइड और एकदम लूज सॉइल होती है, थोड़ा थोड़ा मतलब गीली गीली मिट्टी होती है और साथ में उसके पत्थर भी होते हैं और वाटर भी होता है। तो वो जब ऐसे पहाड़ से ऐसे बहती हुई पत्थरों के साथ पानी और सॉइल आती है, उसको हम डेब्रिस फ्लो कहते हैं। ट्रांजिशनल स्लाइड क्या होती है? जब स्लाइड मास मूव करता है, एकदम फ्लैट सरफेस है आपका, फ्लैट, और इसी पे ही आपका वैसे मूव हो रही है हवा की वजह से या रोटेशनल की वजह से, अगर सर्कुलर है तो उसी को हम ट्रांजिशनल स्लाइड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर का है। विच इंडियन पॉलिटिकल लीडर स्पोक अबाउट स्पेशल सेशन इन 2025 ऑन एनवायरनमेंट COP30 एंड ग्लोबल हेल्थ? सो इट इज़ नरेंद्र मोदी। तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? 17th ब्रिक्स समिट था रियो दी जेनेरियो में। थीम था क्लाइमेट जस्टिस। ठीक है, 2070 तक हमें एकदम अच्छा क्लाइमेट चाहिए
और कोप 30 के साथ कोलैबोरेशन हमने ली थी ब्राज़ील में। नेक्स्ट देखेंगे रिगार्डिंग द एडवेंचर्स ऑफ काकाबू। तो एक बुक है एडवेंचर्स ऑफ काकाबू, तो कौन सी लाइन ठीक है? ये क्लासिकल बंगाली एडवेंचर फीचरिंग डिटेक्टिव काकाबू, पॉलिटिकल सटायर है या ऑटोबायोग्राफिकल है? तो एक सिर्फ पहली ठीक है, क्लासिक बंगाली एडवेंचर है इसमें, जिसमें वो काकाबू डिटेक्टिव के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये एक बंगाली, ये काकाबू देखो ये एक बुक है, तो एक बंगाली चिल्ड्रन है, एक एडवेंचर की किताब है बंगाली चिल्ड्रन एडवेंचर के बारे में, जिसका नाम काकाबू है, उसके बारे में दिया है। ये एक फिक्शन है जो कि सुनील गंगोपाध्याय ने लिखी है, जिसमें राजा रॉय चौधरी, जिसको हम काकाबू भी बुलाते हैं, उसके बारे की कहानी है। ठीक है, ये एक पॉलिटिकल सटायर नहीं है, एक प्योर एडवेंचर और ऑटोबायोग्राफी नहीं है। इसमें जो कैरेक्टर्स है वो एक फिक्शनल है, ये मन गढ़ंत है। स्पोर्ट्स स्कीम्स देखेंगे खेलो इंडिया। अंडर द SLKIC वर्टिकल ऑफ खेलो इंडिया डैश केंद्रीय विद्यालय हैव बीन अडॉप्टेड इन पार्टनरशिप विद KVS। तो 4 केंद्रीय विद्यालय हैं जिन्हें हमने KVS के साथ अडॉप्ट किया है इन पार्टनरशिप। तो कहाँ कहाँ पे? एक दिल्ली में, एक मध्य प्रदेश में, 2 ग्वालियर और सिंधी में, और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक लिया है। स्टेटमेंट्स ऑन वाटर शेयरिंग। Mahakali Treaty 1996 provides for joint development. Ganga Treaty 1996 shares water for entire year. तो सिर्फ पहला ही ऑप्शन ठीक है, महाकाली ट्रीटी वाला करेक्ट है, ये फोकस करती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट पे। लेकिन जो गंगा ट्रीटी है वो इनकरेक्ट है, ये एकदम ईयर नहीं बहती, सिर्फ ड्राई सीजन में बहती है, जनवरी से मई में, ऐसे जनवरी टू मई, ईयर एंटायर ईयर नहीं बहती, जनवरी टू मई। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। Regulating Act of 1773 mainly brought administrative reforms in which 2 key areas of East India Company: political governments in India and control by British government. तो इंडिया में क्या हुआ, हमें एलिवेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल टू गवर्नर जनरल, और इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री सुपरविजन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बुलाए गए। Which tournament saw Mary Kom win her most recent international gold medal? तो वो है आपका प्रेसिडेंट्स कप लाबोन बाजो 2019। तो 23rd प्रेसिडेंट कप था इंडोनेशिया में, 51 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। स्पोर्ट्स साइंस पे देखेंगे, बिफोर टेक ऑफ, जब इन लॉन्ग जंप, तो टेक ऑफ से पहले क्या गेन मैक्सिमम स्पीड? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फेज ऑफ लॉन्ग जंप। तो बिफोर द टेक ऑफ एथलीट गेन्स मैक्सिमम स्पीड एंड मोमेंटम बाय स्प्रिंटिंग अलोंग द रनवे, ये एकदम ठीक है। एट द मोमेंट ऑफ टेक ऑफ द एथलीट यूजेस द वीकर लेग टू पुश ऑफ इन ऑर्डर टू मेंटेन द स्टेबिलिटी, ये गलत है, वो वीकर लेग से नहीं पुश करता, वो स्ट्रॉन्ग लेग से पुश करता है, स्ट्रॉन्ग। तो सिर्फ पहला ही ठीक है। तो जब टेक ऑफ करने का टाइम होता है, यानी कि ऐसा लॉन्ग जंप में जब ऐसे उड़ने का टाइम होता है, तो एथलीट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग लेग से पुश करता है, वीकर वन से नहीं करता, वीकर लेग से नहीं पुश करता। इससे क्या होता है, एक नेसेसरी पावर मिलती है और लिफ्ट मिलता है हॉरिजॉन्टल स्पीड को, फिर वो ऐसे वर्टिकल मोशन में चली जाती है और वो उड़ जाता है। बैलेंस मेंटेन होता है बॉडी का कोऑर्डिनेशन और आर्म मूवमेंट से। विच ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक? तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पहले क्या होते थे, वैदिक चैंट्स होते थे, अब हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक क्लासिकल स्टाइल आ गया।
तो पहले ओरिजिन हुआ था क्या कहते हैं, क्लासिकल म्यूजिक का सामवेद से, उसमें हमें वैदिक मंत्र मिलते थे। लेकिन अब बाद में क्या है, नॉर्थ साइड में हिंदुस्तानी म्यूजिक आ गया और साउथ साइड में कार्नाटिक म्यूजिक आ गए। Which ancient Indian ruler is best known for establishing highly centralized administrative system? तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य। ये फाउंडर है मौर्यन एम्पायर का, और इसका हमें अर्थशास्त्र में जिक्र मिलता है क्योंकि अर्थशास्त्र को फॉलो करता था ना, और एक स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस नेटवर्क इसने क्रिएट किया था। हुमायूं टॉम्ब was the first grand Mughal garden tomb and served as a direct architectural inspiration for Taj Mahal. तो जो हुमायूं टॉम्ब था वो पहला मुगल गार्डन टॉम्ब था, पहला, और एकदम इंस्पिरेशन था ताजमहल बनाने के लिए। इट इंट्रोड्यूस 4 बाग लेआउट एंड डबल डोम डिज़ाइन। तो ये दोनों ही लाइन एकदम सही है। हुमायूं टॉम्ब जो था वो 16वीं सेंचुरी में बना था और ताजमहल बनाने के लिए एकदम इंस्पिरेशन हो गया था। और इसके अंदर एकदम 4 बाग हैं और डबल डोम पैराडाइज है। डबल डोम यानी कि दो, एक ऊपर भी और एक नीचे भी। ठीक है, बस थैंक यू। आज की वीडियो यही ख़त्म होती है।